टनकपुर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। शारदा घाट में कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। पूर्व प्रत्याशी कैलाश गहतोड़ी भी सीएम के साथ रहे मौजूद। रानीबाग भीमताल मोटर मार्ग पुल को लेकर कुमाऊं कमिश्नर सख्त। अधिकारियों को जल्द पुल बनाने के दिए निर्देश। कहा तय समय से पहले बन जाए पुल। और ज्यादा हाईटेक होंगी उत्तराखंड पुलिस। ड्रोन से रखी जाएगी ट्रैफिक व्यवस्था पर नजर। ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में जल्द होगी तकनीक लागू। भाजपा 30 मई को करेगी राज्यसभा प्रत्याशी का ऐलान। अभी तक राज्यसभा चुनाव के लिए एक भी नामांकन पत्र की नहीं हुई है बिक्री। 31 मई तक है नामांकन की अंतिम तिथि। अल्मोड़ा पहुंचे उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी अशोक कुमार। पुलिस सम्मेलन में हुए अधिकारियों से रूबरू। दिए कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश। और चारधाम यात्रा में नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला। अब तक हृदय गति रुकने से 82 लोगों की मौत। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे, आपके साथ खबरें उत्तराखंड की। और बड़ी खबर चंपावत से लेंगे। सीएम धामी का टनकपुर दौरा आज रहेगा। शारदा घाट में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया है। शारदा घाट की जनता को संबोधित भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कैलाश गहतोड़ी भी सीएम धामी के साथ इस समय मौजूद हैं। तो टनकपुर पहुंचे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। उनके साथ ही साथ कैलाश गहतोड़ी भी मौजूद हैं। और चलिए इस खबर पर हमारे साथ प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ चुके हैं। कैलाश, सीएम धामी का टनकपुर दौरा है और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत भी किया है सीएम धामी का। बिल्कुल विवेक, मैं आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री का प्रस्तावित दौरा था कुमाऊं का और टनकपुर आज वो पहुंचे हैं। 29 तारीख तक ये चुनाव प्रचार होना है। 29 तारीख को शाम 5 बजते ही चुनाव प्रचार थम जाएगा। उसके बाद 31 तारीख को वोटिंग होगी। उसको लेकर मुख्यमंत्री भी अब चुनावी प्रचार में जा रहे हैं। जिस तरीके से उनको समय मिल रहा है, क्योंकि पूरे प्रदेश के अनेकों कार्यक्रमों में वो हिस्सा ले रहे हैं। जो समय उनको मिल पा रहा है उस वक्त संगठन उनको वहां बुला रहा है। और इसी की तर्ज पर आज एक बार फिर से संगठन के लोगों ने आज उनको वहां पर निमंत्रण दिया था, जिसके चलते मुख्यमंत्री आज सुबह ही टनकपुर पहुंचे हैं। टनकपुर पहुंचकर लोगों ने जोरदार उनका स्वागत किया है। और जो कैलाश गहतोड़ी हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए कुर्सी अपनी छोड़ी थी, वो वहां पर मौजूद हैं। और जाहिर तौर पर इस वक्त जो माहौल है चुनाव के माहौल को लेकर इस वक्त चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही संगठनों के लोग इस वक्त पुरजोर तरीके से ये प्रयास और ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर जीत कराए। लेकिन चूंकि यहाँ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कैंडिडेट हैं बीजेपी के, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं पलड़ा भारी है। और जिस तरीके से घोषणाएं इस वक्त सरकार द्वारा की गई हैं, और मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जो चंपावत जिले के जो दूरस्थ जो इलाके हैं, जो नेपाल से लगती सीमाएं हैं, जो बॉर्डर वाले जो इलाके हैं, वहां तक वो गए हैं। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहां पर गए और 4 किलोमीटर तक का सफर उन्होंने पैदल इसलिए तय किया था क्योंकि उनका साफ तौर पर यह कहना था कि मैं नहीं चाहता कि कोई शख्स मुझसे छूट जाए, तो मैं भी उन लोगों के साथ चलूंगा। तो इस तरह की मानसिकता अगर किसी नेता की हो तो जाहिर तौर पर उसका प्रतिकूल प्रभाव जनता का फिलहाल क्या प्रतिसाद मिल रहा है? क्योंकि हमने देखा था परसों भी जब जनसभा के दौरान गए थे, शाम का वक्त था, बारिश बहुत तेज हो रही थी। मुख्यमंत्री को पहले निर्देश ये मिल रहे थे कि आप दौरा रद्द कर सकते हैं, लेकिन वो कहे नहीं, बहुत जनता मेरा इंतजार कर रही है, मैं सड़क मार्ग से जाऊंगा। और फिर सीएम धामी वहां पहुंचे तो देखे बहुत बड़ी संख्या में वहां पर हुजूम था। यानी बीजेपी कार्यकर्ता तो थे ही थे, आम जनता बड़ी संख्या में वहां थी।
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से बात करें, अगर मैं कल की बात करूं विवेक, तो कल भी आपने देखा होगा कि पिथौरागढ़ दौरा था। पिथौरागढ़ दौरे में उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतर पा रहा था, लेकिन उसके बावजूद किसी तरह हेलीकॉप्टर उतरता है। उसके बाद वो कार्यक्रम में शामिल होते हैं, सड़क मार्ग से वो जाते हैं, अपने अन्य कार्यक्रमों में वो शिरकत करते हैं। तो जाहिर तौर पर ऐसा नहीं है कि अगर मौसम खराब है और अगर कहीं भी गुंजाइश होती है हेलीकॉप्टर उतरने की, तो वो उतरवाते हैं हेलीकॉप्टर को, सड़क मार्ग से जाने की कोशिश करते हैं। और जैसे आपने ठीक कहा कि जब बारिश हुई थी, तो बारिश के दौरान भी एक बार ऐसा था कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उनका हेलीकॉप्टर वहां पर नहीं उतरना चाहिए था, मुख्यमंत्री को वहां पर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि जनता से उनका स्नेह है, वो साफ तौर पर ये डिसीजन ले चुके हैं और साफ तौर पर संदेश भी दे चुके हैं कि सरकार इस वक्त सीधा जनता से जुड़ रही है, सरकार जनता के द्वार पहुंचने की पुरजोर कोशिश कर रही है और इसकी सबसे पहली पहल खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ही की है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जनता के पास जा रहे हैं, तो जनता का भी अपार समर्थन, जनता का भी अपार स्नेह यहां पर मिलता दिख रहा है। और चूंकि ये चुनाव का समय है, यहां पर कई लोग बिल्कुल अपार स्नेह भी जनता का मिल रहा है और सीएम धामी इसीलिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं। कैलाश हमारे साथ बने रहिए। अगली बड़ी खबर पे एक बार फिर से आपका रुख करते हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर है, बीजेपी 30 मई तक राज्यसभा प्रत्याशी का ऐलान करेगी। अभी तक राज्यसभा चुनाव के लिए एक भी नामांकन पत्र की बिक्री नहीं हुई है। 24 मई से शुरू हो चुकी है नामांकन की प्रक्रिया और 31 मई को नामांकन की अंतिम तारीख होगी। राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा का 4 जुलाई को कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि 30 मई तक भारतीय जनता पार्टी अपने राज्यसभा प्रत्याशी का ऐलान करेगी और माना यह जा रहा है कि यहां से बीजेपी कैंडिडेट का जीतना लगभग तय है। तो बड़ा दारोमदार होगा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी, न केवल प्रदेश के संगठन में बल्कि साथ ही साथ दिल्ली में बैठे आला नेताओं पे भी, कि आखिर उत्तराखंड से इस बार किसको भेजा जाएगा राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए। फिलहाल जो जानकारी हमारे पास है कि अभी तक एक भी सिंगल नामांकन पत्र की बिक्री नहीं हुई है। यानी इससे समझ में आ रहा है कि या तो कांग्रेस पहले से भारतीय जनता पार्टी की, जो कि जीत को लेकर आश्वस्त है, और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इसी धुरी में चल रही है और यही बड़ी वजह है कि अभी तक राज्यसभा चुनाव के लिए एक भी नामांकन पत्र की बिक्री नहीं हुई है। कैलाश बिष्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कैलाश, सस्पेंस बीजेपी का यह है कि वो किसे भेजेगी राज्यसभा, और डेफिनेटली ये सीट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ही जीतती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर अभी तक सस्पेंस विवेक यहाँ पर रखा गया है कि किसको यहाँ पर भेजा जाएगा राज्यसभा। और यहाँ पर फेहरिस्त की मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी में फेहरिस्त की कमी नहीं है नेताओं की, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है दिग्गज, यहाँ पर कांग्रेस के भी कई ऐसे दिग्गज थे जिन्होंने पीछे बीते कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। तो जाहिर तौर पर इस वक्त जो फेहरिस्त है, फेहरिस्त बहुत लंबी है। जहां तक सवाल यहाँ पर राज्यसभा सीट का है, तो प्रदेश में कुल 3 राज्यसभा सीटें हैं, में 2 राज्यसभा भी मौजूद हैं और साथ में जो एक राज्यसभा सीट है जिसपे प्रदीप टम्टा जो कांग्रेस से यहां पर राज्यसभा सांसद थे, उनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, उसी को लेकर यह राज्यसभा चुनाव होना है। लगभग 10 ऐसे नाम हैं जो भेजे गए हैं केंद्रीय संगठन को, यहां पर राज्य द्वारा पैनल में ये नाम भेजे गए हैं। लेकिन जो 24 मई से 31 मई तक नामांकन होना था, वो नामांकन अभी तक नहीं हुआ है। कोई भी बिक्री पत्र यहाँ पर विक्रय नहीं किया गया है। और 30 तारीख को नामांकन होना इसलिए जरूरी है क्योंकि 31 को लास्ट डेट है। रिटर्निंग अफसर के पास जब कागज जाएंगे तो जाहिर तौर पर कागजों की जांच पड़ताल होती है, कोई खामी ना आए, इसीलिए 30 तारीख की डेट यहाँ पर मुकर्रर की गई है। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से अगर यहाँ पर बात करें हम त्रिवेंद्र सिंह रावत की, हम यहाँ पर बात करें जो कुलदीप कुमार हैं प्रदेश संगठन महामंत्री हैं, ये 2 ऐसे नाम हैं जो उस लिस्ट में जिनका नाम शामिल है। लेकिन ये संगठन तय करेगा कि किसको यहाँ पर राज्यसभा भेजना है, क्योंकि राज्यसभा की एक जिम्मेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और जिस तरीके से जो बीजेपी में हमेशा ये देखा जाता है कि जिस भी नेता ने यहाँ पर संगठन के लिए कार्य किया है या फिर आरएसएस के लिए यहाँ पर जुड़ा रहा है, उसको यहाँ पर तवज्जो दिया जाता है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम इसमें पहले है, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री रहे हैं, बिना बोले ही उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, लगातार संगठन में सक्रिय हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी कह पाना मुश्किल है कि वो त्रिवेंद्र सिंह रावत को यहाँ पर जगह मिलती है या फिर किसी अन्य नेता को जगह मिलती है। विवेक, ये बिल्कुल आपने अहम बात कही, लेकिन एक सस्पेंस ये भी है कैलाश
कैलाश कि क्या कोई चौंकाने वाला नाम भी जा सकता है? क्योंकि देखिए कैलाश गहतोड़ी का नाम भी है हमारे पास, वो जो संभावित लिस्ट है, कुछ महिलाओं के भी नाम है। तो क्या बीजेपी कोई अनएक्सपेक्टेड फैसला ले सकती है? महत्वपूर्ण आपने सवाल यहां पर किया है और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी हमेशा ऐतिहासिक और अचंभित फैसलों के लिए जानी जाने वाली पार्टी है। और यहां पर जिस तरीके से अगर बात करें तो एक नाम और आ रहा है जो सूत्रों के हवाले से खबर है, और ये बहुत बड़ी खबर है जो IND24 ही यहां पर दर्शकों को बता रहा है कि पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम भी राज्यसभा में जा सकता है उत्तराखंड की ओर से। ये बहुत एक्सक्लूसिव ये जानकारी मैं आपके माध्यम से दे रहा हूं और सूत्रों के पुख्ता हवाले से खबर है। लेकिन मैंने फिर उसी बात को मैं दोहराना चाहता हूं कि यहां पर जिस तरीके से ऐतिहासिक फैसले की बात की जाए, ये ऐतिहासिक फैसला बीजेपी ही ले सकती है। अब वो प्रदेश संगठन के लोगों पर भरोसा जताती है या फिर जो केंद्र द्वारा जो नेता यहां पर लाए जाते हैं उनको यहां पर राज्यसभा भेजा जाता है। क्योंकि अगर पीयूष गोयल की हम बात करें, पीयूष गोयल केंद्रीय कैबिनेट के बहुत ही अहम कड़ी उनको कहा जाता है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बहुत ज्यादा वो करीबी रहे हैं और 2014 का इतिहास गवाह है कि जब 2014 में पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी, बीजेपी यहां पर फुल फॉर्म में यहां पर आई थी, तो जाहिर तौर पर उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ पीयूष गोयल का था। तभी से वो गुड बुक्स में है नरेंद्र मोदी के, तो उनका नाम भी इस वक्त सुर्खियों में है। विवेक, बिल्कुल बिल्कुल, और जो बात आपने कही अनएक्सपेक्टेड फैसले लेने के लिए जानी भी जाती है। बने रहिएगा हमारे साथ, एक और बड़ी खबर पर आपका रुख करते हैं कैलाश, और ये बड़ी खबर देहरादून से है जो थोड़ी दुखद है। चारधाम यात्रा में मरने वाले लोगों का आंकड़ा 82 पहुंच चुका है। कल हार्ट अटैक से 4 लोगों की मौत हुई, तो 4 लोगों ने दम तोड़ा है। सभी श्रद्धालु दूसरे राज्यों से दर्शन करने आए थे। तो ये न केवल चिंता का विषय प्रशासन के लिए, शासन के लिए, बल्कि उन यात्रियों के लिए भी जो 4 धाम यात्रा आ रहे हैं, बाबा केदार के दर्शन करने आ रहे हैं, बद्रीनाथ दर्शन आ रहे हैं। कैलाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कैलाश, ये थोड़ा चिंता का विषय तो है क्योंकि अब 82 पहुंच चुका है यात्रियों का आंकड़ा, और जो बहुत ही चिंताजनक है शासन प्रशासन के लिए भी। लेकिन यात्रियों को खासतौर से जो प्रोटोकॉल्स चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हों, प्रशासन जो दे रहा है, कहीं ना कहीं बहुत गंभीरता से उन्हें अपनाना होगा उन प्रोटोकॉल्स को, क्योंकि आसान नहीं है इस तरह से। जी अब बिल्कुल विवेक, देखिए वाकई बहुत ही दुखद ये घटना है। और जिस तरीके से अगर बात करें तो कल 4 मौतें केदारनाथ धाम में हुई, उसके अलावा अन्य 4 मौतें हुई थी, तो कुल मिलाकर 8 मौतें 4 धाम में यहाँ पर देखी गई। और सबकी मौत का कारण हृदयघात यानी हार्ट अटैक बताया जा रहा है। और स्वास्थ्य विभाग लगातार परीक्षण कर रहा है। कल अगर मैं स्वास्थ्य विभाग के परीक्षणों की बात करूं तो लगभग 1000 से ज्यादा लोगों की जांच की गई, उसके बाद ही उनको 4 धाम यात्रा में जाने की परमिशन दी गई। और जिस तरीके से लगातार ये घटनाएं हो रही है, ये वाकई दुखद घटना है, चौंकाने वाली घटना है। लेकिन जब परीक्षण यहां पर किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है वही बातें सामने निकल कर आ रही है कि अमूमन उन्हीं लोगों की मौत हो रही है जो लोग कोविड पॉजिटिव यहां पर थे बीते दिनों में, जिन लोगों को कोविड यहां पर हुआ था। और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं शारीरिक जो उनकी क्षमता है वो उतनी नहीं है कि उस हिसाब से वो पहाड़ चढ़ सके, उस हिसाब से वो ऑक्सीजन यहाँ पर उनके शरीर यहाँ पर अवहेल कर सके। तो ऑक्सीजन की भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है, दवाइयों की यहाँ पर पुरजोर यहाँ पर कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा कि मुहैया कराई जाए। उसके अलावा कुछ लोगों को कल एयरलिफ्ट किया गया था 4 धाम यात्रा के दौरान, जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा नासाज हो गई थी। हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनको ऋषिकेश स्थित एम्स में यहां पर लाया गया था ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। और साथ ही एडवाइजरी जो जारी की गई थी राज्य सरकार की ओर से, हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से, और अभी भी लगातार सरकार ये कह रही है कि वही लोग यात्रा में आए जिन लोगों का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, जो लोग बिल्कुल ठीक है। उसके ऊपर से एक और यहां पर एडवाइजरी अब जारी हो चुकी है 2 दिन पहले सरकार की ओर से कि 50 वर्ष से ऊपर जो यात्री होंगे और वो अगर 4 धाम यात्रा आते हैं तो उनका स्वास्थ्य परीक्षण होना बहुत जरूरी है। उनको सर्टिफिकेट यहां पर लाना होगा हेल्थ का कि क्या उनको दोनों डोजेस लग चुकी हैं, क्या उनका ऑक्सीजन लेवल ठीक है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके बाद ही 50 वर्ष से ऊपर के यात्री जा सकेंगे। और रही बात कर मरने वालों की, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि कल जिन लोगों की मौत हुई थी वो तमाम लोग यहाँ पर अन्य प्रदेशों के थे, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ये लोग बताए जा रहे हैं। तो अपील भी यहाँ पर विवेक हमको करनी चाहिए, हम करेंगे जरूर IND24 के माध्यम से कि वो यात्री यहाँ पर सतर्क रहे, जिन लोगों का स्वास्थ्य यहाँ पर गड़बड़ है, जिन लोगों को सांस की दिक्कत है, वो यात्रा में ना आए। और वो यात्रा में अगर आते हैं तो तभी वो यात्रा में आए जब वो अपने आप को स्वस्थ महसूस करें, ताकि
किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल सही न केवल अपील बल्कि वो जानकारी भी जो यात्रियों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार अल्मोड़ा पहुंचे। डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस महासम्मेलन में अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने पुलिसिया कार्यों की एक समीक्षा भी की और कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीजीपी ने पुलिसकर्मियों की समस्याएं भी सुनी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण 2 सालों से 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई, लेकिन इस बार 4 धाम यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। मानसून आने वाली है, उस हिसाब से हमने हमारी आपदा की सब जगह तैयारियां हैं। उधर गढ़वाल साइड में 4 धाम यात्रा चल रही है, उसको भी हम व्यवस्थित करने में लगे हैं, सुगम और सुरक्षित बनाने में लगे हैं। और यही हमारा प्रयास है कि इस बार बहुत भीड़ आ रही है। जो पिछले 2 साल यात्रा नहीं हुई उसका असर है। इसलिए मतलब एक प्रकार से एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके बावजूद अभी तक उत्तराखंड पुलिस ने सफलतापूर्वक उसको हैंडल किया है। आगे भी हम प्रयास कर रहे हैं। रानीबाग भीमताल मोटर मार्ग में निर्माणाधीन पुल का कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को पुल के निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। 7 करोड़ की लागत से बन रहे इस पुल को पीडब्ल्यूडी विभाग बना रहा है, जिसे जून माह तक पूरा किया जाना है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि पुल निर्माण कार्य में तेजी से कार्य किया जाए। रानीबाग पे ये पुल काफ़ी समय से बन रहा है और इसको बेसिकली 30 अप्रैल को ख़त्म होना था। इसमें बहुत से कारण रहे जिसकी वजह से इसमें विलम्ब हुआ है। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी साहब ने भी मीटिंग ली है कि इसको तेज़ कराना है। तो अभी यहाँ पे बोल्टिंग का काम चल रहा है और उसके बाद आप लोग शटरिंग करेंगे। शटरिंग करने के बाद इसमें जो कंक्रीट का वर्क है वो हो जाएगा, स्लैब पड़ जाएगा। इसमें बहुत जल्दबाजी इसलिए हम नहीं करते हैं कि टेक्निकल मसले होते हैं। बड़ा पुल है, कोई मेजर गलती इसमें ना हो। 7 करोड़ की लागत से बन रहा है और आने वाले समय में जो जाम यहाँ पे लगातार लगता है, इससे भी हमको निजात। टिहरी की कंडीसौर तहसील से एक दुखद खबर है, जहां ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में कोठीगाड़ के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। बताया जा रहा है कि वाहन दुर्घटना में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना दोपहर 3:30 बजे की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि दुर्घटना से पहले इस वाहन में आग लग गई थी। वाहन में आग लगने के बाद ही ये वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग में झुलसने से सभी यात्रियों की मौत हो गई। जानकारी प्राप्त हुई है अभी कि एक वाहन बोलेरो वाहन है जो कि उत्तरकाशी का है और इसमें पश्चिम बंगाल के करीब 6 यात्री थे जो कंडीशन पास दुर्घटनाग्रस्त हुई है कार। इसमें 6 के 6 लोग घटनास्थल पर ही उनकी डेथ हो गई है। तो वर्तमान में पुलिस प्रशासन वहाँ मौके पर मौजूद है और मृतकों को बाहर निकाला जा रहा है। आगे की कार्रवाई समय को देखते हुए जो इसकी पोस्टमार्टम वगैरह है वो मौके पर ही कराया जाएगा। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर डीजीपी ने पुलिस के कार्यों की समीक्षा की और कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए तमाम दिशा निर्देश दिए। साथ ही पुलिस कर्मियों की समस्याएं भी सुनी। चलिए लाल कुआं की बात करते हैं। यहां पर एक सरकारी स्कूल में एक प्रिंसिपल ने 2nd क्लास के बच्चे को बुरी तरह से पिटाई कर दी। इस बात से गुस्साए परिजनों ने स्कूल में हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने मामले को संज्ञान में लिया। उप शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और बढ़ते विवाद के बाद प्रिंसिपल को लिखित में माफीनामा देना पड़ा, जिसके बाद मामला शांत हुआ। राजीव नगर में आया था। यहाँ से सुबह कंप्लेन आई थी कुछ अभिभावकों की
कि कल टीचर द्वारा कुछ बच्चों को डांटा गया है, जिससे बच्चे स्कूल में आने में थोड़ा सा डर फील कर रहे थे। तो जब मैं स्कूल में पहुंचा तो अभिभावक वहां पे आए हुए थे और टीचर्स के साथ जो संवाद का दूरी थी वो संवाद किया गया और उसके बाद में उनकी सहमति बन गई है। टीचर को भी सचेत किया गया है कि बच्चों के साथ जो बातचीत का स्तर है वो बच्चों के बाल मैत्रीपूर्ण रखा जाए, तो उसको चेतावनी दे दी गई है। रिपोर्ट हम मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे आज इसके संदर्भ में, तो वहाँ से जो भी विभागीय निर्देश होंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। केदारनाथ में बारिश थमने के बाद गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग के गौरीकुंड घोड़ा पड़ाव में यात्रियों का सैलाब उमड़ा। यात्रा खुलने के बाद हजारों की संख्या में केदारनाथ के लिए ये तीर्थयात्री रवाना हुए, जिसके कारण पैदल मार्ग में अव्यवस्था भी बन गई। अभी तक 25,000 से ज्यादा तीर्थयात्री रवाना हो चुके हैं। मौसम साफ होने के बाद हजारों की संख्या में यात्री केदार धाम भेजे जा रहे हैं। खटीमा की बात करते हैं। इस क्षेत्र में बाघ के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। 2 सप्ताह के अंदर 2 लोग बाघ के जानलेवा हमले का शिकार हो गए। वन विभाग और ग्रामीणों ने शोर शराबा और आतिशबाजी के सहारे बड़ी मुश्किल से बाघ को भगाया। वहीं ग्रामीण, पुलिस प्रशासन और वन विभाग से बाघ को आदमखोर घोषित कर बाघ के आतंक से छुटकारा दिलाने की मांग पर अड़े रहे। ग्रामीणों और प्रशासन के बीच तीखी नोक झोंक भी देखी गई। इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। बच्चे डर के चलते स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। वहीं पीड़ित परिवार को 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और वन विभाग ने जनहानि न हो इस पर पूरी निगरानी और कार्रवाई की बात कही है। दौरान वो घटी में पकड़ लिया उससे और 5-6 लोग थे, वो अलग अलग किए तो गाँव वाले गए। गाँव वाले भी करीबन 70-80 या 100 लोग के लगभग में थे, उनको भी दौड़ा लिया। फिर किसी तरह करके मतलब उनको ला के लाया गया। विद्यालय से थोड़ी ही दूरी पर 10 दिन पहले एक शेर ने एक व्यक्ति को मारा था और अभी 10 दिन हुए नहीं है, अभी एक व्यक्ति को और मार दिया है। विद्यालय से थोड़ी ही दूरी पर है। कभी कभी तो हमें रास्ते पे भी शेर दिखाई देता है और उसके पंजे ताजे ताजे नजर आते हैं। हम दहशत में हैं, बहुत डर लगता है यहाँ पर। ये इस क्षेत्र में जो है जो एक हमारा टाइगर हिस्सा हो गया है कि 15 दिन के अंदर मेरे ख्याल से दूसरी घटना घटित हुई है। इसके लिए हम टीमें लगा रहे हैं और पिज्जा भी लगा दिया गया है। पिज्जा लगाने की कार्रवाई की जा रही है जिससे कि उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके और आगे भविष्य में जनहानि होने से रोका जा सके। बद्रीनाथ धाम के माड़ा गांव में गढ़वाल स्काउट मैदान पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति उदय रमेश ललित और नैनीताल उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति SK मिश्रा समेत कई न्यायाधीश शामिल हुए। सभी का रुद्राक्ष के पौधे और शॉल श्रीफल से सम्मान हुआ। शिविर में विधिक जागरूकता के साथ साथ केंद्र और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां दी गई। साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण जैसे तमाम विभागों के यहां पर स्टॉल लगाए गए और इसमें राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके साथ ही साथ मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया गया। निराकरण करते हुए योजनाओं से लोगों को लाभान्वित भी किया गया। गढ़वाल स्काउट और स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल जांच कर मुफ्त दवाइयां भी बांटी। कर्णप्रयाग में व्यापारियों ने SBI के ब्रांच मैनेजर को ज्ञापन सौंपा और शहर के मुख्य बाजार में भारतीय स्टेट बैंक की ई-लॉबी खोले जाने की मांग की। SBI की शाखा दूर होने से व्यापारियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस पर ब्रांच मैनेजर विवेक गैरवाल ने जल्द ही ई-लॉबी खोलने की बात कही है, जिसके लिए उन्हें प्रस्ताव मिल चुका है। व्यापारी संगठन लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। कर्णप्रयाग है, ये पूरे गढ़वाल और कुमाऊं का केंद्र बिंदु है। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ के कारण बैंक में एक मुख्य शाखा यहाँ पे SBI है और इसमें काफ़ी भीड़ गाँव के लोग भी आते हैं, पेंशनर भी आते हैं। तो हम ये चाहते हैं हमारे व्यापारियों के लिए मुख्य बाजार में अलग से काउंटर लगे, जिससे बैंक में भी भीड़ न हो और वहाँ पे व्यापारियों को सुविधा मिल जाए। देखिए, ये बात एक्चुअली पिछला जो लोन मेला हुआ था उस टाइम पे जो व्यापार संघ ने मुद्दा उठाया था
कि एक जो है ई लॉबी की फैसिलिटी दी जाए करंटली का जो मेन बाजार है, ताकि थोड़ा ब्रांच से भी थोड़ा लोड कम हो कस्टमर्स के लिए और व्यापारियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाएँ इसके लिए। तो इस चीज़ के लिए एक्चुअली हमने रिक्वेस्ट किया था व्यापार संघ को कि आप लोग जो है हमें अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन दें, ताकि हम जो है अपने हेड ऑफिस को ये चीज़ भेज पाए और ई लॉबी का जल्दी जल्दी यहाँ पे स्थापित किया जाएगा हमारी तरफ से। तो आज हमें ये ज्ञापन प्राप्त हो गया है और हम इस पर जल्दी जल्दी एक्शन लेंगे और एक ई लॉबी यहाँ पे करंटली मेन बाजार में स्थापित किया जाएगा हमारी तरफ से, सो दैट जो है व्यापारी भाइयों के लिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा SBI अपनी तरफ से दे। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।